बातें हैं कि महंगाई हो गई है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी ही। आज दुनिया भर में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उस समय में भारत में जो स्थायित्व और स्थिरता बनी हुई है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और किस दौर में महंगाई नहीं रही? आज बताइए कि आपने नौकरी छोड़ दी, मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरे घर में खाना नहीं होगा तो मोदी जी जिम्मेदार हैं? नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि स्टार्टअप्स हो रहे हैं। कॉलेज से निकलने वाले, स्कूल पास आउट करने वाले बच्चे स्टार्टअप की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रेड टेपिज्म हटा दिया गया है। सरकार फंड दे रही है और तरह तरह के फंड दे रही है ताकि बच्चे अपना रोजगार करें, स्वरोजगार करें। मोदी जी हमेशा कहते हैं डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब गिवर, कि आप अपना घर सिर्फ मत चलाओ, ऐसा काम करो कि 4 लोगों का घर चला सको। तो इतना कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव और केयरिंग पिता समान प्रधानमंत्री, और उसको कहेंगे महंगाई है, महंगाई। और ये बात करते हैं महंगाई की, गैस सिलेंडर का वो भी दौर हमने देखा है कि महीनों सिफारिश और इतनी सारी लंबी लंबी कतारों को पार करने के बाद पता चलता था स्टॉक खत्म हो गया। आज तो घर पे आज सुबह हमने बुक किया, दोपहर में गैस रिसीव हो जाता है। तो महंगाई बढ़ रही है ना, क्योंकि स्थिति, विश्व की स्थिति इस तरह की हो गई है। हर जगह युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं विवाद चल रहा है, उसके बाद भी भारत में अगर स्थिरता बनी हुई है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जब महंगाई की बात कर रहे हैं ना, और कई सारे इनके स्कैम्स हैं और कई सारे इनके हरकतें हैं जिनके बारे में बताने जाऊं तो फिर इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये वही परिवार है जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी 20 मई 1991 को, और ठीक 1 महीने बाद 20 जून 1991 को राजीव गांधी फाउंडेशन का इन्होंने निर्माण किया। अच्छा, उस फाउंडेशन का क्या काम है पता नहीं है, लेकिन उस फाउंडेशन के 3 परमानेंट मेंबर हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा। ये परमानेंट मेंबर, इनको कोई हटाएगा नहीं। वो काम क्या करेगा फाउंडेशन पता नहीं, लेकिन उस फाउंडेशन को वो 90 का दौर जब लिबरलाइजेशन लाया गया, मजबूरी थी कि हमें अपने देश का सोना गिरवी रखकर अपना प्रमाण देना पड़ा। हमारी वो दयनीय स्थिति थी, विदेशों में कोई हमें प्रमाण नहीं देना पड़ता था, तभी हमें कोई कर्जा देता था। वैसी दयनीय स्थिति में इस फाउंडेशन को मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, 100 करोड़ रुपए इस फाउंडेशन को दिया। अब इस फाउंडेशन ने क्या समाज में 100 करोड़ लेकर किया जब भारत कर्जे से नकोनक डूबा हुआ था? तो इनसे पूछा जाए ना महंगाई क्या है, तो इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, तो कुछ भी बोल देते हैं। जो कुछ कहने के लिए नहीं है, सरकार को किस बात पर घेरेंगे? जब ये एक उंगली सरकार के ऊपर उठाते हैं तो 4 तो इनके अपनी तरफ घूम जाती है ना। तो ये कुछ का कुछ मुद्दा करके लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं ताकि लोग इनके साथ हो करते रहें। इनके एक भी राज्य में जहां इनकी अभी सरकारें हैं, उस राज्य की स्थिति बताइए और वहां के लोगों से आप बात करके बताइए कि वहां के लोगों पर क्या बीत रही है। हिमाचल में इन्होंने टॉयलेट टैक्स लगा दिया है। कर्नाटक, जिसको सिलिकॉन सिटी, कर्नाटक का बेंगलोर जिसको सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, सबसे ज्यादा इंजीनियर और सॉफ्टवेयर फर्म्स वहाँ है, वहाँ पर कूड़ा पर टैक्स लगा दिया है। और कूड़ा हर गली चौक चौराहे और मतलब फेमस और सेलिब्रेटेड चौक चौराहों पर मिलता है, गलियों पर मिलता है। और पड़ा हुआ कूड़ा को उठाने वाला नहीं। कूड़ा उठाने की मशीन इन्होंने किराए पर ली, वो खरीदी जा सकती थी ना, लेकिन वो किराए पे ली ताकि किराया देते देते फंड खाली किया जाए और फिर दिवालिया हो जाए और उसके बाद सेंटर की ओर मुंह देखे, फिर सेंटर हमें पैसे नहीं दे रहा है। तो महंगाई ऐसा कुछ है नहीं। समय के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, कम ज्यादा होता रहता है। दिस इज नॉट अ बिग इशू। ये सिर्फ विपक्ष का बौना मुद्दा है जो जनता को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग बीच बीच में सूफा छोड़ते रहते हैं। राहुल गांधी जिन्होंने खुद जीवन में कोई परीक्षा पास नहीं की है, तो उनको तो कहते हैं सावन के हरे को सब हरा ही नजर आता है। तो उनको परीक्षा पास करना क्या होता है क्या पता। जो खुद 56 साल की उम्र में 99 चुनाव हार चुके हैं, 100वीं के कगार पे हैं, शतक लग जाएगा भगवान करे जल्दी। जिन राज्यों में इनकी सरकार है उन राज्यों की स्थिति आप देख लीजिए। उसके बाद उन राज्यों की स्थिति देखने के बाद आप देखिए कि अब ये रीजनल पार्टी के स्टेटस से भी बाहर हो चुके हैं। रीजनल पार्टी भी इनके साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। जो एक टाइम में नेशनल पार्टी हुआ करती थी, 150 साल पुरानी पार्टी को ये लील गए हैं। तो इन लोगों से आप क्या पूछेंगे कि ये बता रहे मोदी फेलियर है। मोदी फेलियर है जब इराक में सद्दाम हुसैन का दौर था, जब इराक में खारी युद्ध चल रहा था, वो दौर इनसे जाकर पूछिए, इन्हीं के पुरखों का राज था, कांग्रेस का ही शासनकाल था। उस समय देश में क्या स्थिति थी। एक भी नागरिक जो विदेश में रह रहा तो बचाकर लाया नहीं जा सका। और यहाँ तो ऐसा है कि भारत के झंडे के तले विदेशी पाकिस्तानी लोग बच के आते हैं, अपने आप को बचा कर लाते हैं। तो ये दौर है विदेश नीति का। और उसके बाद जो कह रहे हैं कि हमारे देश में जनता परेशान है, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि 2014 से 2026 तक कितने देशों की कितनी सरकारें बदल गई। मोदी जी तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी एक और सत्र तक काम करेंगे। उसके बाद वो आराम करें, जो भी करें, लेकिन वो देश के रिकंस्ट्रक्शन, देश के अंदर
पुनर्स्थापना कर रहे हैं प्रशासन का, देश के अंदर ये क्रियाकलाप जो भारतीयता वाली थी वो उसका। हमारे देश में भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ, अभी तक इंडियन पिनल कोड चल रहा था, योर ऑनर चल रहा था, आज भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है। इतने कितने काम इनके गिनवाए जाए मोदी जी के, तो इनको तो समझ आएगा नहीं ना, क्योंकि इन्होंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, अपने पुरखों के बारे में इनको कर्मकांड नहीं इनके पता है, तो ये क्या बोलेंगे कि जब वो 12 साल का भी कार्यकाल पूरा हुआ है नरेंद्र मोदी का, तो कांग्रेस कह रही कि नेहरू और मोदी की कोई तुलना नहीं हो सकती। नेहरू ने इस देश को बना के खड़ा किया है, मोदी जी बेच रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं इस देश। उन्होंने बेचा है ना, इनको बेचने का ज्यादा अनुभव है, क्योंकि इनके पुरखों ने वही सौदा किया था। जब 93,000 सैनिक, सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर था, सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर था उस समय में, उसको इन्होंने भुनाने के बजाय, कश्मीर वापस लेने के बजाय उनको प्लेट में परोसकर गुजरात का जो कारपा का रीजन था दे दिया, जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते थे। क्यों दे दिया था? 93,000 सैनिकों को 1 साल बैठाकर क्यों खिलाया था? उन पर किसी तरह का वॉर क्राइम का क्यों नहीं चार्ज लगाया था? और कश्मीर के अंदर इन्होंने कोई शांति समझौता उस तरह से किया क्यों नहीं जिन्ना के उसके साथ, जुल्फिकार भुट्टो के साथ? तो ये तो वैसे हारे हुए लोग हैं जो जीती हुई बाजी को हार जाते हैं। तो महंगाई का जो मुद्दा है ना, वो आज पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर सी स्थिति बनी है और कई देश लगातार साल दर साल युद्ध में चल रहे हैं, और उसके बाद भी भारत में हम चैन से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, हम फुटपाथ पे नहीं आ गए, हम फाके नहीं सह रहे, हम लोन में नहीं दबे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जहां विश्व भर में, मैं बता रही हूँ आपको, USA, जापान और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों में 4 ये प्राइम मिनिस्टर बदले जा चुके हैं। पाकिस्तान में 6 प्राइम मिनिस्टर बदले जा चुके हैं। ये कनाडा और जर्मनी में 3 जर्मनी में वाइस चांसलर होते 3 वाइस चांसलर बदले गए, कनाडा में 3 प्राइम मिनिस्टर बदले गए। 2014 से 2026 का ये रिकॉर्ड है। कहीं 4 प्रधानमंत्री बदले गए हैं, कहीं 6 प्रधानमंत्री बदले गए, कहीं 4 प्रेसिडेंट बदले गए, कहीं 3 वाइस चांसलर बदले गए, और 14 से 26 तक निर्विवाद निर्विरोध अकेले मोदी जी सत्ता में आते जा रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कुछ तो बात होगी ना। अगर जनता को महंगाई और बेरोजगारी से मार दिया होता तो उनको वोट देने क्या वोट आते, भूत आते? उनको नहीं आते ना वोट देने। और रही बात सत्ता में आने की और वोट चोरी की, तो फिर तो इनकी कथा विषय से विषयांतर पर चली जाएगी। अभी जब नीट का परीक्षा दोबारा कंडक्ट कराया गया है, तो दिल्ली में मोदी जी एयरपोर्ट पर रुके रहे। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चे परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच जाए मेरी कॉन्वॉय नहीं गुजरेगी, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको उन गाड़ियों के कॉन्वॉय के बीच में जाना पड़ता है ताकि सुरक्षा प्रधानमंत्री की बनी रहे। इनके तरह नहीं है कि महात्मा गांधी के सारे सुरक्षा कवच हटा दिए गए और कैसी उनकी मृत्यु हुई, जिसको मृत्यु कहा जा रहा है, और नाथूराम गोडसे को मरवा दिया गया उस नाम पर। वो कथा, जिस तरह से गांधी को इन्होंने पूरा कॉन्स्पिरेसी से मरवाया था, वो इंतजाम में ये लगे हुए हैं, तो वो तो हो नहीं सकता है। तो प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री को फॉलो करना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। तो उस सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कहा कि मेरी कॉन्वॉय बाद में जाएगी, पहले बच्चे परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। ये है हमारे प्रधानमंत्री। और वहां पर एयरपोर्ट पर रुके रहे। क्या पड़ी थी उनको? दुनिया के सबसे स्थायी देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री जो इतने दशकों से टिके हुए हैं, 3रा टर्म उनका चल रहा है, चले गए होते। क्या बच्चा अपना टाइम से निकलेगा नहीं निकलेगा मेरी क्या है? उनको कौन हाथ पकड़ लेता? लेकिन उनके अंदर इंसानियत थी, देश के नागरिकों के प्रति एक पिता समान दायित्व था। और वही ये राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में, जिस दिन नीट की परीक्षा थी कर्नाटक में, उस दिन इन्होंने अपनी रैली निकाल दी। क्या मतलब है? उस दिन उसी वक्त में क्यों रैली निकाली सुबह सवेरे? ताकि बच्चे परीक्षा केंद्र पर ना पहुंचे। बच्चों के जीवन से, भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कांग्रेस, फिर उसके बाद जो उसने बाधा उत्पन्न की अपने रैली के नाम पर जानबूझकर, और बच्चे केंद्र पर नहीं पहुंच पाए, समय पर परीक्षा उनकी छूट गई। फिर कह सरकार ने परीक्षा नहीं देने दिया, सरकार ने परीक्षा नहीं देने दिया। तो सरकार क्या घर आकर परीक्षा लेकर जाती? परीक्षा देने का समय होता है ना। फिर तो ये इनके जैसी हालत है ना कि सेंट स्टीफन कॉलेज में इन साहब को, राहुल गांधी को एडमिशन तो मिल नहीं रहा था, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत इनको एडमिशन दिलाया गया। फिर वहां भी ये साहब चल नहीं सके, फिर इनको इनके खानदानी पेशे की तरह विदेश रवाना कर दिया गया। और विदेश में जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो तो तब का दौर था। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सारे लोगों को फर्रे इनके बाहर आते जा रहे हैं। तो ये विदेश में जाकर बैठ गए चौकसी मारकर, और वहां पर क्या करके आए वो पता है। इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे राहुल गांधी हैं, कहते हैं कि बी प्लान नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद जो बच्चे फेल कर जाते हैं उसका नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो बच्चा ब्रिलियंट होगा वही सेलेक्ट होकर आएगा।
और उसमें बच्चा जो फेल करेगा वो तैयारी करेगा। उसके लिए बी प्लान का मतलब एग्जाम ही ना हो, सारे बच्चे को आईएएस बना दो और आईएएस बनाकर राहुल गांधी के घर के बाहर तैनात कर दो। तो मतलब कहीं ना कहीं ये महंगाई का मुद्दा नहीं है, और अगर डिमांड, आप कहने की डिमांड बढ़ रही है, संसाधन सीमित हैं, और जनसंख्या की बात करें वो भी कहीं ना कहीं विस्फोट, हम चीन से भी आगे निकल चुके हैं जनसंख्या के मामले में, इसको लेकर यही मैं, आप तो खुद ही बहुत समझदार मालूम होते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मैं क्या बताऊं। इन लोगों, अभी हमारे देश में जो स्थिति है, विश्व की स्थिति से हम प्रभावित तो हो ही रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। अब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया क्योंकि हॉर्मज का वो रास्ता बंद था, ईरान और अमेरिका का अपना द्वंद्व चल रहा था। तो उस स्थिति में जब गैस डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो जो गाड़ियों की आवाजाही, जो फल सब्जियां इधर से उधर पहुंचाई जाती हैं, दूध पहुंचाए जाते हैं, तो उन गाड़ियों का किराया बढ़ गया। अब किराया बढ़ेगा तो जो बेचने वाला है वो तो खर्चा अपना उसी पर ऐड करके बेचेगा, तो महंगा हो जाएगा फल सब्जी। उसी तरह से दुकानदार महंगा सामान, अगर महंगा हो रहा है, उपज कम है, तो वो महंगा करके बेचेगा। तो उसमें तो कोई ऐसी कालाबाजारी हो नहीं रही है और कोई ऐसी ब्लैक मार्केटिंग वाली स्थिति है नहीं, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो गया है। मैं रोकना चाहूँगा, आऊँगा 1 मिनट। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा अर्जुन शर्मा। अर्जुन जी कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली से नहीं, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ भाई, मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ से हूँ। ठीक है, आप ये बताइए, अभी जो मोदी सरकार, मोदी जी का जो 12 साल का कार्यकाल है, तो ये कैसा रहा? कैसे उन्होंने 12 साल सरकार चलाई? बहुत बढ़िया रहा। देखो उन्होंने, अगर काम उनके देखोगे तो मतलब गिनवाने वाले काम तो नहीं है। सड़कें बनवाई जहाँ पे पैदल भी चलने का रास्ता नहीं था, वहाँ को 4 लाइन उतरवाई उन्होंने, और बहुत बड़े बड़े कार्य किए। महंगाई का मुद्दा है देश में। देखो, अगर आप दारू पियोगे, सेवन करोगे, नशा करोगे, फिर तो महंगाई है। आप अगर खाना है, अच्छे से गुजारना है दिन, तो कोई महंगाई नहीं है आज के दौर में। अगर आप मेहनत करोगे, 500 रुपये घर लाओगे, 200 रुपये का खर्चा होगा। ये नहीं कि है कि 500 रुपये की कमाई है, 1000 रुपये की दारू पी ली, फिर कहाँ से, फिर तो महंगाई दिखेगी, घर वाले परेशान। तो महंगाई नहीं है आज के दौर में, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं। महंगाई है तो मजदूरी भी तो बढ़ गई। पहले मजदूरी 200 रुपये थी, अब 800 रुपये होगी। ये भी तो है ना बात। तो मतलब देश में महंगाई का मुद्दा नहीं है कोई? महंगाई नहीं है मेरे हिसाब से, तो महंगाई नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मजदूरी, अगर मजदूरी भी करेगा, ड्राइवर बनेगा, कोई भी हो, अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे से खाना पीना खाओगे, कोई दिक्कत